आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है जो कि 12 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसके पहले के जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना ने 20,900 की धनराशि में कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। आगे कह रहा है कि यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन पे मैं एक नज़र देखूं तो ऑप्शन में जो भी वैल्यू है सभी की जो लास्ट डिजिट है क्या है वो अलग अलग है। तो सिर्फ लास्ट डिजिट से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए, अगर मैं पहली धनराशि जो कि 9% पे दी गई है और दूसरी धनराशि जो कि 13% पे दी गई है, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये x रुपया है जो 9% पे दिया गया है, तो x इंटू 9 के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जा रहा है, तो अगर 13% वाली जो धनराशि उसको y मान लेता हूँ तो ये किस हिसाब से 13% के हिसाब से ये भी 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है और इस पर भी जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x और y का रेशियो क्या यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो 13/9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये टोटल धनराशि के बराबर हो जाएगी। तो 13 में अगर 9 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, इस 22 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 20,900 दिया है। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो 9% पे निवेश की गई धनराशि यानी कि x यानी कि 13 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बस क्या करूँगा, मैं 13 का इसमें गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर 11 से कट करता हूँ तो ये 2 बार चला जाएगा, 11 से कट करूँगा तो 9 बार चला जाएगा यानी कि 1900 हो जाएगा। 2 से अगर कट करता हूँ तो 2 9 18, 1 10 हो जाएगा यानी कि 950 बार चला जाएगा। तो देखिए, अगर गुणा करूँगा तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो लास्ट में 0 आएगा और लास्ट में 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा मैं कभी भी क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको ये बताता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। जब आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। अगर ऑप्शन के थ्रू ही आपका आंसर निकल जाता है तो हमें वहाँ पे साबित नहीं करना है कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ करेक्ट आंसर टिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आप आंकड़ों को काउंट करिए। तो आंकड़े कितने हैं, तो 3 3 6 और 3 9। आंकड़ों की संख्या 9 है जो कि विषम है। तो जब भी आंकड़ों की संख्या विषम आए तो बस उसमें क्या करिए, 1 जोड़ के और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ये जो पद होगा वही क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10/2 यानी कि जो 5वां पद होगा वहीं इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब ये 5वां पद निकालते कैसे हैं, तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको या तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो देख ले रहा हूँ आरोही क्रम में रखने के बाद से, तो सबसे छोटी मुझे 8 दिख रही, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पे फिर क्या दिख रहा है, तो 30 दिख रहा है। तो 30 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 57% लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा करता है लेकिन बेईमानी से एक ऐसे बार्ड का इस्तेमाल करता है जो उस पर उल्लिखित यानी कि दर्शाई गई वजन से 13% कम है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो 57% का लाभ मतलब अगर 100 का सामान लेके आया है तो 157 में उसको बेच रहा है और उससे पैसा किसके ले रहा है, तो 1000 ग्राम का उससे पैसा ले रहा है लेकिन दे कितना रहा है, तो इससे 13% कम। तो 13% अगर मैं कम निकाल देता हूँ तो ये 87% के बराबर हो जाएगा, यानी 1000 का अगर 87 करूँगा तो 870 हो जाएगा। बस इसका इधर गुणा कर लीजिए, इसका इधर गुणा कर लीजिए, उसके बाद से प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है तो लाभ निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, तो 87 बचेगा और इधर कितना बचेगा, तो 157 बचेगा। तो 87 का सामान लेके 157 में बेच रहा है तो कितने रुपए का उसको लाभ हो रहा है, तो घटा दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा।
15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि 70 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, 87 पे। आपसे प्रतिशत लाभ यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो देखिए अगर इस 87 की अगर मैं 10% निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 8.7 हो जाएगा। ये 10% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन पे देखूँ तो सारे ऑप्शन आपके 80 के करीब हैं, तो 80% यानी कि 8 का गुणा करके मैं 80% की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो अगर 8 का गुणा करूँ तो 8 7 56 हो जाएगा, 8 में 8 का गुणा करूँगा तो 64 और 5 कितना हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा। यानी कि लगभग ये 70 के करीब आ जा रहा है, और ऊपर वाली वैल्यू भी 70 है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो काफ़ी दूर दूर है। 79% तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये 80% पे ही वैल्यू 70 से कम आ रही है, तो 79 पे तो और भी कम आएगी, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल, मोनिका और युवराज ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1310, 1430 और 1040 रुपये का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के रूप में 1890 प्राप्त होता है तो लाभ में युवराज का हिस्सा कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी लाभ का आपका हिस्सा निकालना होगा तो जिस रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है उनके गुणनफल के बराबर में इनको लाभ में हिस्सा मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पे समय फिक्स है, समय बराबर है, तो इसका मतलब जिस रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में इनको लाभ में हिस्सा मिलेगा। तो अगर इन तीनों का रेशियो निकाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 131 अनुपाते 143 हो जाएगा, अनुपाते 104 हो जाएगा, ठीक है। और ये युवराज का हिस्सा यानी कि 104 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 104 मुझे पता है कि किससे विभाजित हो जाता है, तो 13/104 यानी कि 13 से विभाजित हो जाता है, और 13 बहुत रेयर फैक्टर होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं क्या कर लूँगा, 13 का फैक्टर चेक कर लूँगा ऑप्शन में। अगर 13 से चेक करता हूँ तो 13 चौक 52, यानी कि सिर्फ पहला वाला ये ऑप्शन आपका 13 से विभाजित है। बाकी तीनों ऑप्शन तो आपके विभाजित ही नहीं होंगे, क्योंकि जब 520 से विभाजित हो गया, ये तो सिर्फ 2 अधिक है, ये 3 अधिक है और ये 1 कम है, तो ये तीनों तो वैसे ही नहीं विभाजित होंगे। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 520 डिविजिबिलिटी के हिसाब से। बाकी अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इन तीनों को जोड़ दीजिए और इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल के 104 में इसका गुणा कर देंगे तो 104 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये आपको संख्या दी गई है, को विभाजित करती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके लास्ट में 3 है, इसका मतलब जिसमें आपका सम फैक्टर होगा या 2 का जो फैक्टर होगा वो तो इसका आंसर नहीं होगा। तो 36 और जो 50 है, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, हट गए ऐसे ही, ठीक है। अब मेरे पास बचा 47 और 43, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो दोनों में से आप किसी से भी भाग देके चेक कर सकते हैं, जो विभाजित करेगी वहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 43 से चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 43 दूना के 86 होता है, तो ये तो 43 से कट ही गया। लास्ट में 43 है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि बीच वाली वैल्यू जो है इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 43 से भाग करके चेक कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 4 चौको 16, 4 बार नहीं जा पाएगा, 3 बार लेके जाऊँगा मैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12 यानी कि 129 हो जाएगा। घटाऊँगा तो 11 में से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर 6 उतर जाएगा, 4 बटे 32, 8 बार तो अधिक चला जाएगा, तो 7 बार लेके जाऊँगा, तो 7 क्या 21 हो जाएगा, 7 चौको 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ऊपर से 8 उतर जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 6 चौको 24, 6 बार ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 1 25 हो जाएगा, यानी कि 43 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप जो है वो 336 मीटर है, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो परिमाप जो होता है वर्ग का 4 इंटू साइड के बराबर होता है। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये 336 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू निकालता हूँ तो a की वैल्यू हो जाएगी, तो 8 बार 32 हो जाएगा, 1 16, 4 बार चला जाएगा, तो a की वैल्यू 84 हो जाएगी। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर होता है। 84 में 84 का मैं गुणा कर दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो गुणा करूंगा तो 4 चौको 16, यानी कि लास्ट में तो 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल सा चेक कर लीजिए, क्योंकि इस 84 में भी एक 3 का फैक्टर है और इसमें भी एक 3 का फैक्टर है, यानी कि अगर मैं इसका गुणा करूं तो 9 का फैक्टर मैं चेक कर लेता हूं, तो 6 3 9 7 इसमें बच जा रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन आपका बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप इसका डायरेक्ट गुणा करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, पर फैक्टर से चेक करना एज कम्पेयर टू गुणा करना आसान होता है, तो आप इस तरीके से आंसर इसका निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित छूट प्रदान करता है। छूट क्या है कि 30 खरीद पे 10 चीज़ें मुफ्त देता है। तो कह रहा है कि उसका छूट प्रतिशत कितना होगा। तो टोटल कितनी वस्तुएं वो दे रहा है, तो 40 वस्तुएं दे रहा है और इस पे 10 चीज़ें फ्री दे रहा है, तो प्रतिशत उससे छूट पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 को प्रतिशत में बदलूंगा तो 25% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने 1200 में 2 ड्रेस खरीदी। मैंने पहली ड्रेस को 9% की हानि पर और दूसरी ड्रेस को 18% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई और न तो लाभ हुआ, तो पहली ड्रेस का क्रय मूल्य कितना है। तो मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन को पिछली शिफ्टों में, एलिगेशन से एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। तो 9% की हानि होती है तो -9 हो जाएगा, 18% का लाभ होता है तो +18 हो जाएगा, और पूरे लेन देन में ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि, तो 0 लिख दूंगा। तो घटाऊंगा इधर तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसमें से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 9। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 9 दूना के 18 और 9 का 9, यानी कि उसके CP का रेशियो क्या हो जाएगा दोनों वस्तुओं के, तो 2:1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो 3। इसी 3 की वैल्यू आप क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 1200, क्योंकि दोनों ड्रेस 1200 में खरीदी है। कह रहा है कि पहली ड्रेस का क्रय मूल्य, यानी कि ये जो 9% की हानि पे बेचा गया है, इसका क्रय मूल्य 2 है। इस 2 की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 400 में 2 का गुणा कर दूंगा मैं, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 800 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन की मैंने ट्रिक बताई है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा। तो अंतर अगर मैं निकालूँ तो देखिए यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे तो इसके 35 का 2 गुना 70, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। 37 गुना के 74, ये भी 2 गुना के बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर अंतर निकालूँ तो 7 करूँगा तो 50, 10, 60, यानी कि ये भी 10 से अधिक आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि बाद वाली जो वैल्यू है जो हर में रहेगी, वो भी एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन ये छोटी है, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है। यह 2 क्रमिक वर्षों में 52% और 30% की बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 15% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्तमान जनसंख्या में लिख देता हूँ कि 12,500 है। 52% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, तो 152/100 हो जाएगा। 30% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, तो 13/10 हो जाएगा। और 15% घट जाती है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 85/100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल दूंगा मैं। तो देखिए 1 2 1 2, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 13 है तो मैं 13 लिख देता हूँ, ठीक है। तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 13 दिख रहा है नीचे ना, तो 13 का कोई फैक्टर नहीं है, तो आप 13 के फैक्टर से भी इसको चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक अलग तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ पे डिजिट सम से भी इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नीचे डिजिट सम 1 ही आएगा, तो इसलिए मैं डिजिट सम लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा इसका डिजिट सम। इसका करूँगा तो 5 2 7 और 1 8, इसका भी 8 ही आ रहा है। इसका करूँगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और इसका करूँगा तो 8 5 13, यानी कि 4 हो जाएगा। गुणा कर लूँगा मैं तो 4 चौको 16, 16 का डिजिट सम हो जाएगा 7, 64 का डिजिट सम हो जाएगा 1, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो चेक कर लीजिए। तो देखिए 9 9 इसका डिजिट सम 2 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 9 8 2 10 इसका डिजिट सम 1 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 9 9 2 और 1 3 इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 9 तो हट जाएगा, 5 और 2 7 इसका डिजिट सम आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो चूंकि आधार समान है तो बस घात को जोड़ दीजिए। तो 50 के घाते -6 हो जाएगा, भाग है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इंटू कितना हो जाएगा, तो 50 के घाते -18 हो जाएगा। तो मैं जोड़ देता हूँ -18, और पहले से -5 है तो -5 हो जाएगा। जोड़ दूंगा मैं तो 50 के घाते कितना हो जाएगा, तो 6 5 11, 18 में 11 जोड़ूंगा तो -29 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 के घाते -29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 7 घंटे अधिक लगते हैं।
कह रहा है कि यदि अनमोल अपनी चाल दुगुनी कर देता है तो उसे निखिल से 8 घंटे कम लगते हैं, तो अनमोल की चाल कितनी होगी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि अनमोल की पहले चाल 1 थी, तो फिर दोगुनी कर दे रहा है, इसका मतलब 2 हो जाएगी। तो चूंकि दूरी फिक्स है 30 किलोमीटर, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट में कर दूंगा तो टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो 2:1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। यानी कि अगर पहले उसको 2 टाइम लगता था तो अब उसको 1 टाइम लग रहा है। तो टाइम में अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 7 घंटे अधिक लगता था, 8 घंटे कम, यानी कि 1 की वैल्यू 15 घंटे दिया है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अनमोल की एक्चुअल चाल जो कि 1 है, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैं 2 का मान निकाल देता हूँ। तो अगर 1 का मान 15 घंटा है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 15 दूना के 30 घंटा हो जाएगा। अब देखिए 30 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ये, तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 30/30 हो जाएगी, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 21 घंटे में भर सकता है और पाइप सी 16 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाएं तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो जैसा बोल रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ। तो ए 18 घंटे में भर दे रहा है, बी 21 घंटे में और सी कितने घंटे में, तो 16 घंटे में। तो इन तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, तो 21, इसमें 2 का कोई फैक्टर नहीं है तो 21 उतार देता हूँ मैं, और 18, तो 18 9 दूना के 18, 3 तो इसमें आ गया, तो 1 3 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर 18 से भाग करूँगा तो कितनी बार चला जाएगा ये, तो 9 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी कि 21 × 8 हो जाएगा। 21 से भाग करूँगा तो 16 × 3 बार चला जाएगा, और 16 से भाग करूँगा मैं तो 21 × 3 बार चला जाएगा। तो ये इन तीनों की क्या हो जाएगी, अलग अलग एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों का गुणा करके जोड़ लेता हूँ मैं, तो मुझे दिख रहा है कि सब में 167 आपका दिया है। इसका मतलब नीचे यानी इसका गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 167 आएगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 167। अब ये क्या हो जाएगा, टोटल जो क्षमता है इसी को 167 से कराना है। तो बस मैं क्या करता हूँ, इसका मैं लास्ट डिजिट से चेक कर लेता हूँ। तो 6 में 1 का गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 का गुणा करूँगा तो 18, इनके ऊपर 8 आ रहा है और नीचे कितना है, तो 7 है। तो देख लेता हूँ कि किस में 7 से गुणा करने के बाद से 8 आ रहा है। तो देखिए 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 21, यानी कि 1 में 6 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें करूँगा तो 7 एकम में 7 और 6 13, इसमें आपका 8 नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको करूँगा तो 7 7 49, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ूंगा तो 15, यानी कि 5 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बच रहा है और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 7 6 42 हो जाएगा, 42 यानी कि 2 में 6 जोड़ूंगा तो 8 आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप लास्ट डिजिट से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका गुणा करके फिर भाग देंगे, फिर इस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 160 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि बस इससे एक अधिक हो जाएगा, यानी कि 161 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहली जो सम संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी और अंतिम यानी कि 160वीं जो सम संख्या हो जाएगी वो 160 और इंटू 2 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना होता है। तो 2 से भाग करूँगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 160 जोड़ दूंगा तो 161 क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर एक पुल को 1.2 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी मीटर में। तो जो भी पुल की लंबाई होगी उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगी। तो 99 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा कर दूंगा तो ये मीटर में हो जाएगा, और इंटू समय जो है उसको सेकंड में बदल दूंगा तो 1.12 मिनट है, 60 से गुणा कर दूंगा तो ये सेकंड में हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा, 6 से अगर कट कर देता हूँ तो ये 10 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। 3 से कट करूँगा तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 10.4। 10 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 99 इंटू 5 चौको 20 हो जाएगा। तो ये इससे गुणा अगर मैं करता हूँ तो 0 हो जाएगा, 9 दूना के 18, यानी कि लास्ट में 80 आना चाहिए और लास्ट में 80 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं।
तो अगर मैं घटाऊंगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, इसका 2 में गुणा करूंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। 11 में से माइनस का 8 अगर जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 3 हो जाएगा। तो बस मैं क्या करूँगा कि 459 इसमें मैं 3 से भाग कर दूंगा। तो 3 से भाग करूँगा तो 3 कम 3, 1 15, 3 5 15 और 3 3 9, तो 153 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का 65% 45 के 1/5 से कितना अधिक है। तो 65 का 65% मतलब कितना हो जाएगा, तो 65 इंटू 65 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और 45 का अगर 1/5 निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा। तो 65 का अगर 65 में गुणा करूं तो ये हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। 6 में 7 का गुणा करूंगा तो 42 हो जाएगा। 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा तो 42.25 हो जाएगा। इसमें से मैं 9 घटा दूंगा, तो घटाऊंगा तो 2 5 ये आएगा दशमलव के बाद, और 42 में से 9 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 9 3 12, यानी कि 33.25 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप पी किसी टैंक के 3/4 भाग को 27 घंटे में भर सकता है। तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 से कट करूंगा मैं तो 9 बार चला जाएगा। 9 में 4 का गुणा करूंगा तो 36 बार, यानी कि 36 घंटे में ये पूरा पी जो है वो टैंक को भर देगा। इसी तरह क्यू का मैं निकाल देता हूँ। तो 2/3 12 घंटे में अगर भर रहा है तो 2 से कट करूँगा तो ये 6 बार। 6 में 3 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पी और क्यू दोनों 6 घंटे के लिए चालू होते हैं, तो इन दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से पी की एफिशिएंसी 1 और क्यू की 2 आ जाएगी। तो इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। इस 3 एफिशिएंसी से 6 घंटे में इन्होंने कितना भर दिया होगा, तो 18 इसने भर दिया होगा दोनों ने मिल के। आगे कह रहा है कि फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और फिर आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि जो 18 इन्होंने भरा था इसको ये 8 घंटे में खाली कर देता है। तो ये कितना हो जाएगी, आर की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो कह रहा है कि पाइप पी क्यू आर मिलाकर खाली टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। तो पी क्यू आर अगर इन तीनों को एक साथ मिला लेता हूँ मैं, तो अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 3 हो जाएगा, और 3 और आर के साथ जब मैं मिलाऊंगा पी क्यू को तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 18/8 हो जाएगा। तो 8 3 24, 24 में से अगर 18 में घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो 6/8 हो जाएगा। ये इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी हो जाएगी। और इस एफिशिएंसी से 36 क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा, तो भाग दे दूंगा मैं। तो 6 से भाग करूंगा तो ये 6 बार चला जाएगा। 6 में 8 का गुणा करूंगा तो 48 घंटे क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2 होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपको दिया है 12 और ऊंचाई दिया है 8। सॉल्व कर लूँगा तो 2 से कट करूँगा तो 4 बार। 12 में 4 का गुणा करूँगा तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,300 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 2 गुना बराबर है। तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये जो 3 दिया है, 6 दिया है और ये जो 2 दिया है, इनका एलसीएम निकाल दूंगा। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो बस यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल दूंगा। जैसे ही 6 आ गया तो 3 से भाग करूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा। 6 से भाग करूंगा तो 1 बार, और 2 से भाग करूंगा तो 3 बार। तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो अगर इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो 3 और 2 5 और 1 6। इसी 6 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो ये दिया है 12,300 दिया है। आपसे वैल्यू पूछ किसकी रहा है, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है ए, यानी कि इसे 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे 6 को 2 करने के लिए 3 से भाग कर दूंगा मैं। तो जैसे ही इधर 3 से भाग करूंगा दूसरी साइड भी मुझे 3 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 एकम में 3, यानी कि 4,100, यानी कि 4100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर इसका कट जाएगा, तभी जाके इसका एक्स का मान हम निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर होता तो एक्स का हमें 2 मान प्राप्त होता। तो सिर्फ मैं एक्स की वैल्यू सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से 5 में 7 का गुणा करूँगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इधर करूँगा तो -2 का इसमें गुणा करूँगा तो माइनस का 8 दूना के 16 एक्स हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 12 के।
तो यहाँ से 16x इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो जब ये 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, 4 घट जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और 35 में माइनस का 8 अगर जोड़ दूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो -43 और डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 702 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं बता चुका हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करिए, उससे कम समय में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या आपको दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इन चारों में से जो भी आपकी बड़ी संख्या होगी, तो अगर मैं पहले 38 को लेके सॉल्व करता हूँ, तो अगर बड़ी संख्या 38 है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। और अगर इन दोनों का गुणा करूँ तो 8 7 56, लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पे तो लास्ट में 2 है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। 24 अगर बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। 23 में अगर 24 का गुणा करता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। 700 से तो बहुत कम है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। 26 का स्क्वायर 676 होता है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इससे कम 25 होगा, और 25 और 26 का गुणा करूँगा तो 702 तो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो छोटी संख्या हो जाएगी 26, बड़ी 27 है, गुणा कर लेता हूँ मैं, तो 7 6 42, लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या जो कि आपको दिया हुआ है 11 से विभाज्य है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच में संभावित सही संबंध व्यक्त करता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो निकाल देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से योग तो n + 8 और +0 हो जाएगा। ये बराबर किसके कर देता हूँ, तो 1 + m + 5 के बराबर कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा n + 8 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो m + 6 हो जाएगा। यहाँ से m - अगर n निकाल देता हूँ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 में से 6 घट जाएगा तो 2 के बराबर हो जाएगी। तो ये वाला संबंध किस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित मूलधन पर 4.2% वार्षिक ब्याज दर पर 3 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया है। कह रहा है कि उसी मूलधन पर 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 से 1/2 वर्ष में देय मिश्र धन ज्ञात करिए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मूलधन जो है वो आपका 100 रुपया है, तो इस पर 4.2% हिसाब से ब्याज लग रहा है कितने वर्ष के लिए, तो 3 से 1/3 यानी कि 3 3 9 1 10/3 वर्ष के लिए लग रहा है। तो बस इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो यहाँ पे ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करूँगा मैं तो 1 हो जाएगा, 12 3 चौक 12 यानी कि 1.4 हो जाएगा। इसमें 10 का जब मैं गुणा करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यानी कि अगर मूलधन 100 है तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 14 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और इसी 14 की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 5 8 4 5 दिया इसी 14 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस 100 की वैल्यू निकाल दूंगा। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 × 5 8 4 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 से भाग करूँगा तो 1 की वैल्यू हो जाएगी। 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया हूँ, तो ये मूलधन हो जाएगा। अब इसमें किस रेट के हिसाब से, तो 6.4% वार्षिक के हिसाब से कितने वर्ष का, तो 12 सही 1/2, इसका मतलब कितना होता है, तो 12 × 24 और 1 25 हो जाएगा। 25/2 में लिख देता हूँ मैं, तो 25/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ये सॉल्व करूँगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज इस पे निकल के आ जाएगा। आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, यानी कि जो मूलधन हमने निकाला है उसमें जोड़ के ये ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर कट कर देता हूँ मैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 32 दूना के 64 हो जाएगा। 14 से कट कर लेता हूँ तो पहले 2 से कट कर लेता हूँ तो 7 बार चला जाएगा, ये 1.6 बार चला जाएगा। अब 7 से कट कर लेता हूँ तो 7 8 56 हो जाएगा, 2 24 7 21 3 35 7 5 35 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 835 हो जाएगी, इंटू 1.6 हो जाएगी और इंटू कितना हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। ठीक है,
तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 16 पच्चे 80, अगर इन दोनों को गुणा करता हूँ तो 16 पच्चे 80, 16 दूना के 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। अब इसी 40 के गुणा आपको किस में करना है तो 835 में करता है। तो ये हो जाएगा 835 और इंटू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू को मैं एज इट इज रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट वाले डिजिट सब में अलग अलग है, तो सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को निकाल देता हूँ मैं। तो मूलधन हमारे पास आया कितना था, तो मूलधन हमारे पास आया था, तो ये हमारा मूलधन था, ये वाली वैल्यू जो थी वो मूलधन थी। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये अगर 2 से भाग देता तो ये 50 बार चला जाता, और इसको 7 से कट किया हूँ तो 835 पहले ही आया था। तो अगर गुणा करूँगा तो यहाँ पे भी लास्ट में 0 आ रहा है और यहाँ पे भी लास्ट में 0 आ रहा है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, और लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद से कुल जो छूट है वो 18,000 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, तो 50,000 है इसका अंकित मूल्य है, इस पे x% की छूट दे रहा है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि x जो भी है उसको मैं x ही मान लेता हूँ, लेकिन जो आंसर आपका आएगा वो 100 माइनस x आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x मैं मान लेता हूँ कि x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। और ये करने के बाद से वैल्यू कितनी हो जा रही है, तो 18,000 कुल छूट है, अंकित मूल्य उसका 50,000 है, तो इसमें से 18,000 अगर मैं घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 0 0 हो जाएगा, और 50 में से अगर 18 घटाऊंगा तो 32 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ से मैं x की वैल्यू पहले निकाल देता हूँ मैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 से कट कर लेता हूँ मैं, तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि 6,400 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इसका रूट ले लूँगा मैं, तो ये 64 का रूट 8 हो जाएगा, और ये 0, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 80 निकल के आ गई। तो जो भी आपका आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था 100 माइनस x निकालना पड़ेगा, तो 100 में से 80 घटा दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 20% क्या हो जाएगा, 2 क्रमिक छूट 20% की दी जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। या मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता था, तब यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आता है, क्योंकि 50,000 आपका है। अब इसको मान लीजिए 100 माइनस एक्स मान लीजिए, और उसके बाद से अगर आप सॉल्व करेंगे तब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो सीधे क्या आ जाएगी, आपकी 20% आ जाएगी। पर मैं इस क्वेश्चन को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा था, इस वजह से मैंने क्या किया है कि x मान के सॉल्व किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये जो आपको ऑप्शन दिया है, इसको विभाजित करती है। तो इसके लास्ट में 1 है, इसका मतलब ना तो 8 इसका आंसर होगा ना तो 12 होगा, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, 15, इसमें एक फैक्टर 5 है, इसके लास्ट में 1 है, तो 5 से तो ये कटेगा ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैं इस तरह के क्वेश्चन में करता क्या हूँ, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये संख्या आपकी 15 से विभाजित है, इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे उनसे भी विभाजित होनी चाहिए। तो इस 15 का एक फैक्टर 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 5 से भी विभाजित होनी चाहिए, पर इसके लास्ट में 1 है, तो ये तो 5 से विभाजित ही नहीं होगा। तो जब 5 से नहीं होगा तो 15 से कैसे होगा। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बटा वाई इसकी वैल्यू कोट थीटा के बराबर है और थीटा न्यून कोण है, तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा त्रिभुज से करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उस तरीके से आसानी से आ जाते हैं। तो जो कोट थीटा होता है वो आधार और लंब का अनुपात होता है। तो अगर यहाँ से आधार x में मानता हूँ तो लंब कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कर्ण की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आ जाएगी। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, तो रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आ गई, और लंब की वैल्यू कितनी है, तो y है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये किस में दिया हुआ है, तो ये दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो वर्ग न तो आयत की ओर और न ही समचतुर्भुज की एक विशेष स्थिति है, तो ये गलत है बिल्कुल। जो वर्ग होता है वो एक प्रकार का आयत होता है, या कह सकते हैं कि जो वर्ग होता है वो एक प्रकार का समचतुर्भुज होता है। तो ये कहना गलत होगा कि वर्ग न तो आयत की तरह दिखता है और न ही समचतुर्भुज की तरह। दूसरा ऑप्शन जो है वर्ग केवल समचतुर्भुज की विशेष स्थिति है, तो ये भी सही नहीं है। केवल का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे अभी मैं बताया हूँ कि आयत भी जो वर्ग है वो एक प्रकार का आयत है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
चौथा जो है वो कह रहा है कि वर्ग केवल, यहाँ पे भी केवल लगा दिया, यहाँ पे आयत, यहाँ पे तो समचतुर्भुज लगाया था, यहाँ पे आयत लगा दिया। तो इन दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो भी ऑप्शन इसका सही होगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दोनों एक साथ दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 12.8 और 0.004 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी भिन्न का एलसीएम लेना होता है तो जो अंश वाली संख्याएं होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं। हमेशा एचसीएफ भी लेना होगा तो ऊपर का एचसीएफ लेंगे और जो हर में वैल्यू दिया गया होगा उसका एलसीएम लेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो 10 होगा नीचे, और इसको कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर एचसीएफ नहीं लूँगा तो मैं 10 आएगा, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें 10 से भाग करूँ तो 0.1 स्थान पर होना चाहिए, और 0.1 स्थान पर सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 21 वर्ष अधिक है। तो अगर मैं पिता की वर्तमान आयु को f मानता हूँ तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो f-3 हो जाएगी। और बेटे की आयु को अगर मैं s मानता हूँ तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो s-3 हो जाएगी। f और s दोनों वर्तमान आयु है। कह रहा है कि पुत्र की आयु के दोगुने से इसका मैं दोगुना कर दूं, उससे कितना अधिक है, तो 21 अधिक है। तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसको तो f-3 इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 2s हो जाएगा, -3 दूना के 6 हो जाएगा और प्लस 21 हो जाएगा। घटा दूंगा मैं तो यहाँ से f की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इस 3 को बराबर के उधर लेके चला जाऊँगा तो 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा माइनस का, और 21 में से 3 घटाऊँगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि 2s और प्लस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद से वैल्यू आ गई। आगे कह रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि अब से x वर्ष बाद जो उसकी आयु होगी उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 2s हो जाएगा, और 2x में से x घट जाएगा तो x के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करूं तो x वर्ष बाद हमने माना है कि इसकी आयु दोगुनी हो जाएगी, और यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, तो 18 दिख रही है। इसका मतलब 18 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 12 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इस चैनल से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।